अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर वाइब्स विद सना की ब्रांड न्यू एपिसोड। आज हम सैर करेंगे वादी दरबत की और एक्सपीरियंस करेंगे इस मैजिकल वैली को। हम लोगों ने दरबत वैली का जो सफ़र है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। सुबह 8 बजे हम घर से निकल गए थे। मौसम बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ बादल छाए हुए थे और अक्सर रास्ते में हमें कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश एक्सपीरियंस करने को मिली। लेकिन आज बारिश थोड़ी कम थी तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा मौका है, आज थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे। लेकिन सलाला में आपको कुछ नहीं पता होता, किसी भी टाइम पे जो है वो बारिश स्टार्ट हो जाती है और मौसम चेंज हो जाता है। वादी दरबत सलाला की मोस्ट विजिटेड प्लेस है और जितनी खूबसूरत ये वादी है उससे कहीं खूबसूरत इसका रास्ता है। ये रास्ते जितने खूबसूरत हैं उतने ही ख़तरनाक भी हैं। ऑल्दो यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी सेफ्टी मेजर्स किए हुए हैं, लेकिन स्टिल रास्ते स्टीप हैं, फिर बारिश हो जाती है तो काफ़ी स्लिपरी भी हो जाते हैं। तो ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना, जो भी कार ड्राइव कर रहा है, अगर आप खुद भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। दरबत वैली विलाया ऑफ तका यानी कि तका माउंटेन्स के बीचों बीच वाक़ है। ये माउंटेन्स सलाला की ईस्टर्न साइड पे हैं। मैजिकल सीनरीज, ब्रेथ टेकिंग व्यू एंड ब्यूटीफुल वेदर। फाइनली हम वादी दरबत में दाखिल हो चुके हैं। सलाला का ट्रिप इनकम्प्लीट है अगर आप वादी दरबत का टूर ना करें। इस जगह का टूर करने के लिए एटलीस्ट आपको पूरा एक दिन चाहिए, क्योंकि ये वादी बहुत बड़ी है। यहाँ पे डिफरेंट वाटरफॉल्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो ये वादी काफ़ी बड़ी है, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए अपने पूरे एक दिन को सेव करके रखें। लोग समझते हैं ये वैली सलाला का हिस्सा है, लेकिन इन एक्चुअल ये सलाला में वाक़ नहीं है। ये सलाला से कुछ किलोमीटर दूर सलाला की ईस्टर्न साइड पे वाक़ है। दोफार बेसिकली एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस के अंदर डिफरेंट सिटीज़ हैं जिसमें सलाला सबसे बड़ा शहर है और लोग वहाँ पर स्टे करते हैं, इसलिए वो अपने पूरे ट्रिप को सलाला टूर या सलाला ट्रिप का नाम देते हैं। तो ये वादी सलाला की ईस्टर्न साइड पे वाक़ है, जो कि विलाया ऑफ तका यानी तका माउंटेन के बीचों बीच है। इतना खूबसूरत मौसम और इतने प्यारे नज़ारे देख के मुझसे तो नहीं रहा गया। मैंने कहा थोड़ा मैं भी बारिश को एंजॉय कर लूँ, तो मैं तो अपनी कार की सनरूफ खोल के मौसम एंजॉय करने लग गई। हालांकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मुझे मना कर रहे थे, क्योंकि मैं कार की फ्रंट सीट पे बैठी थी और जब आप फ्रंट पे बैठे होते हैं तो इस तरह के स्टंट्स करना अक्सर मना होते हैं, क्योंकि कार की फ्रंट सीट पर सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। तो आप भी जब इस तरह के स्टंट्स करें तो थोड़ा देखभाल करके करें कि आसपास आपके कोई कॉप ना हो, वरना आपको फ़ाइन भी मिल सकता है। वैसे जब मैंने ये स्टंट किया था मेरे आसपास पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं थे। अब हम लोग दरबत पार्क आ चुके थे, जो कि इस वैली के टॉप पे वाक़ है। ये पार्क बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक बोटिंग, पैडल बोटिंग, कयाकिंग। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग है और इन्होंने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा फूड कोर्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे बेहतरीन इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। अम्ब्रेलास लगाई हुई हैं वाइट कलर की और उसके अंदर इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक केव रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप यहाँ का फूड एंजॉय कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड के तो रेस्टोरेंट मैंने नहीं देखे, यहाँ पे डिफरेंट स्वीट्स के रेस्टोरेंट थे, स्नैकिंग आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको खुनाफा और दूसरी ट्रेडिशनल स्वीट्स देखने को मिलेंगी। जैसा कि अभी मैं एक स्टॉल की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे कोई ट्रेडिशनल ओमानी मीठा बनाया जा रहा है। आई थिंक ये एक किस्म का हलवा है, क्योंकि मुझे अरबिक नहीं आती इसलिए मैं इस स्टॉल वाले से पूछ नहीं सकी थी, क्योंकि इनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। इनको इतनी लैंग्वेज तो समझ में आती है कि ये ट्रेडिंग कर सकें और अपने कस्टमर के साथ बात कर सकें कि उसको क्या सेल करना है, लेकिन जाहिर है इनको लैंग्वेज पे इतनी कमांड नहीं है कि मुझे ये इस मीठे की हिस्ट्री या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडर द अम्ब्रेला इन्होंने कितना अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। ये किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का अरेंजमेंट नहीं है, आप किसी भी रेस्टोरेंट से फूड लेके यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं।
कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू है पहाड़ों का और इस झील का। अब मैं आपको दिखाती हूँ पार्क की दूसरी साइड, जहाँ पे घोड़ों के स्टेबल बने हुए हैं और वहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। अब हम बोट रेंट करने जा रहे थे ताकि इस वादी की नेचुरल ब्यूटी को बोटिंग करते हुए एक्सपीरियंस कर सकें। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बोट चूज़ की थी और स्पेशली मैंने फ्लावर्स वाली बोट चूज़ की थी क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे कोई और डिज़ाइन नहीं चाहिए, मुझे यही वाला डिज़ाइन चाहिए। मैं इन सब चीज़ों के मामले में थोड़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल की बोट्स अवेलेबल थी। मैनुअल बोट्स भी थी, इलेक्ट्रिक बोट्स भी थी और पैडल वाली भी थी। तो आप लोगों को जो भी पसंद हो तो अपने लिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठंडे ठंडे क्रिस्टल क्लियर वाटर में बोटिंग करने का अपना ही मज़ा है। इस बोट राइड के दौरान हमने कुदरत के इतने हसीन नज़ारे देखे और इतना पीसफुल एक्सपीरियंस किया कि इसको अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। जब भी कुदरत के इन हसीन मनाजिर की तारीफ़ करने का सोचती हूँ तो मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। सच में मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। जब मैंने इन मेस्मराइजिंग सीनरीज़ को एक्सपीरियंस किया तो उस टाइम पे मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है तो जन्नत क्या ही चीज़ होगी। तभी तो जन्नत का हुसूल इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर खूबसूरत डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें मुश्किल रास्तों से गुजरना ही पड़ता है। यहाँ मुझे एक बड़ी ही खूबसूरत कोट याद आ रही है, द हार्डेस्ट रोड्स लीड्स टू द मोस्ट ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन। जिस तरह इस खूबसूरत डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम मुश्किल पहाड़ी, पथरीले और ख़तरनाक रास्तों से गुज़रे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला की जन्नत तक पहुंचने के लिए भी हमें सब्र, तक़वा और अमल जैसे मुश्किल रास्तों से गुज़रना पड़ेगा। जब भी कहीं हम जाकर अल्लाह ताला की खूबसूरत जन्नत पा सकते हैं। इस जगह पे वॉक करने के बाद और बोटिंग करने के बाद हम थोड़ा थक चुके थे, तो ज़ाहिर है हमने थोड़ा रिलैक्स भी करना था। फिर यहाँ पे एक केव स्टाइल का रेस्टोरेंट बना था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए ताकि वहाँ पे रिलैक्स कर सके और पेट पूजा कर सके, क्योंकि आगे अभी और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना था। ये केव कैफ़े बहुत ही आर्टिस्टिक था, यहाँ का व्यू भी स्पेक्टेकुलर था और यहाँ का इंटीरियर भी आउटस्टैंडिंग। ये देखिए, इसके पीछे आप इजीली देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस है यहाँ का और बाहर से आपको ये नज़र और अंदर ऐसे किया है, तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, ज़रूर आए आप। दरबत पार्क को अब गुड बाय कहने का टाइम आ चुका था, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम था और जाहिर सी बात है हमने और जगहों को भी एक्सप्लोर करना था। जाते जाते हमने एक जगह देखी जो कि दरबत पार्क का ही हिस्सा थी। इस जगह पे इन्होंने अपने कल्चर और हेरिटेज को बहुत ही खूबसूरती से एलाबोरेट किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने स्टाइल के घर हैं और वेल बने हुए हैं और यहाँ पे इनकी विलेज लाइफ को इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये भी एक जगह है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दरबत पार्क के अंदर। बहरहाल फिर हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड किया और उसके बाद फिर हम दरबत वाटरफॉल की तरफ चले गए।
फाइनली हम लोग दरबत वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। इस जगह पे आप बोटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है, ट्रैकिंग करके आप उस पॉइंट तक जा सकते हैं जहाँ से एक्चुअली दरबत वाटरफॉल आ रही है। लेकिन बारिश वाला मौसम था और हर थोड़ी देर के बाद बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने ट्रैकिंग नहीं की, क्योंकि जगह जगह पे बहुत ज़्यादा कीचड़ थी और पानी था। तो जाहिर है हमारे साथ छोटी बच्ची भी थी, तो ट्रैकिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था। अब एक लास्ट चीज़ रह गई थी जिसको हमने एक्सप्लोर करना था, और वो था दरबत कैफ़े, जो कि बना हुआ था पहाड़ों के अंदर। तो अभी हमने उसको एक्सप्लोर करना था। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वॉक वे बनाया हुआ है और पहाड़ों को काट के वो कैफ़े उन्होंने बनाया है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। बारिश तेज़ हो गई थी और हल्की हल्की सी खुनकी भी हो गई थी। हम ना सिर्फ मौसम को एंजॉय कर रहे थे, बल्कि हर पिकनिक पॉइंट को भी भरपूर एंजॉय कर रहे थे। फाइनली हम लोग दरबत कैफ़े पहुंच चुके थे। ये कैफ़े बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, और इसका वॉक वे भी इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है। वैसे तो हम लोग लंच कर चुके थे, लेकिन क्योंकि ये कैफ़े इतने प्यारे स्पॉट पे बना हुआ है और यहाँ पे हर वक्त धुंध छाई रहती है, तो हम लोग इसको एक्सप्लोर करने की गर्ज से यहाँ पर आए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से कितना मेस्मराइजिंग व्यू है और कितने बादल हैं यहाँ पे, कितनी फॉग है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा नीचे कि नीचे है क्या। इस कैफ़े का साइज़ बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है कि अगर बारिश हो भी जाए तो लोग आराम से अपना फूड और अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर सकें। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई ओमान में, वो थी वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी और वहाँ के लोगों के मैनर्स, कि उन्होंने अपनी पब्लिक प्लेसेस को, अपने सारे पिकनिक पॉइंट्स को बहुत साफ़ रखा हुआ था। इसमें सिर्फ वहाँ की इंतज़ामिया का किरदार नहीं था, बल्कि वहाँ की आवाम भी बहुत तमीज़दार है कि वो अपने पिकनिक पॉइंट्स को ख़राब नहीं करती। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट्स हैं, लेकिन जब हम हिल स्टेशंस का विज़िट करते हैं और पिकनिक पॉइंट्स पे जाते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ दुख देती है वो ये कि हमारी आवाम ही डस्टबिन के बजाय जगह जगह कचरा फेंक रही होती है। तो हमें इस तरह के लोगों से, इस तरह की कौमों से सीखना चाहिए। अब टाइम आ गया है गुड बाय कहने का, तो अब मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलूँगी एक और अच्छी एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह टू यू ऑल।